हरियाणा की राजनीति में अभय सिंह चौटाला किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री, और यहाँ के तीनों लाल में से एक चौधरी देवीलाल के पोते हैं। पिछले चुनाव में इनकी पार्टी को एक सीट मिली थी और इस बार क्या उम्मीदें हैं, क्या प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के महासचिव अभय सिंह चौटाला हमारे साथ हैं। पिछले चुनाव में एक सीट आपको मिले थे, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस बार हमारा गठबंधन है बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का। हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लोग तो हमारे बारे में, कांग्रेस के लोग विशेष रूप से एक प्रचार करने में लगे हुए। सबसे बड़ा डर और खतरा अगर है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से इनको, इसलिए एक प्रचार करते हैं कि ये वोट काटने वाले लोग हैं। हम लोग जो है आज प्रदेश के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर लोकसभा के मुद्दे होते हैं, अब विधानसभा का चुनाव है, अब स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होगा। अब लोग कंपेयर करेंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की गवर्नमेंट जो 2000 से 2005 में थी उसको, और उसके बाद 10 साल जो कांग्रेस के थे उसको, और ये 10 साल जो बीजेपी के रहे, इनमें कंपेयर होगा कि किसके राज के अंदर ज़्यादा सुविधाएं आप लोगों को मिली, किस राज में ज़्यादा लूट मची, किस राज में इस किस्म के फैसले लिए जिससे लोगों में निराशा आई, लोग परेशान हुए। आज बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, कांग्रेस में समय आने दो, टिकटों का बंटवारा हो जाए, बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी। लोगों का आज हमारे ऊपर ये विश्वास है कि अगर गठबंधन आगे आएगा तो उससे लोगों को सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी। हमें कहा तो रीजनल पार्टी जाता है, ये रीजनल पार्टियाँ नहीं है, ये ओरिजिनल पार्टियाँ हैं। जैसे अलग अलग स्टेट के अंदर रीजनल पार्टियाँ, जैसे ममता जी की होगी, समाजवादी पार्टी होगी, बीजू पटनायक के नवीन पटनायक जी की होगी, लालू जी की होगी, ये ओरिजिनल पार्टियाँ हैं। ये एक्चुअल में वो पार्टियाँ हैं जो प्रदेश के लिए काम करती है, प्रदेश के लोगों के लिए काम करती है। प्रदेश में मतलब देश में बैठे लोग तो निर्णय लेते हैं। लेकिन ये सही है कि आपकी पार्टी ओरिजिनल पार्टी है, लेकिन पार्टी में जो बिखराव हुआ उसका नतीजा भुगतना पड़ा। अगर मैं आंकड़े अगर देखूं तो 2009 में जो है 31 आए, 2014 में 19 आए, और 2019 की बात करें एक सीट आए। क्यों? वो आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जब हमारी 19 सीट थी, जब मैं अपोजिशन लीडर था जी, तो इस किस्म के हालात प्रदेश में हो गए थे कि अगली सरकार हमारी बननी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उसने एक मास्टर स्ट्रोक मारा, एक तरह से एक गेम खेली, राजनीतिक षड्यंत्र किया, और हमारी ही पार्टी को उन्होंने तोड़ा। कुछ स्वार्थी थे, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने लोग, जो बहुत जल्दी में थे सत्ता में आने के लिए, जो अपनी पार्टी को रोक करके अपना दाव लगाना चाहते थे। उन लोगों ने भाजपा के हाथों में खेल करके और अलग हो गए। अलग हो करके उन्होंने इस तरह से लोगों में एक प्रचार किया कि हमें घर से निकाल दिया, ये कहा गया कि हमारे से सब कुछ ले लिया गया, ये कहा गया कि हमें कुछ दिया ही नहीं, हमें तो सड़क पे ला करके खड़ा कर दिया। अब आप ही हमारा फैसला करोगे। हमारे लोग इमोशनल हैं, लोगों ने कहीं ये मान लिया कि इनके साथ गलत हुआ, हमारा ही वोट जो है वो जेजेपी में चला गया। इसीलिए जेजेपी को 14-14.5% वोट मिला था। अदरवाइज हालात ये हो गए थे कि हमारी सरकार बननी थी प्रदेश के अंदर, और जो हमारी पार्टी का वोट था वो वोट जो है 14% उनके साथ चला गया। कुछ वोट जो है थोड़ा बहुत जेजेपी को पिछले चुनाव में बात करें तो 10 सीट मिले थे, लेकिन अभी की अगर बात करें तो 10 में से 7 छोड़ के जा चुके हैं, बस 3 लोग बचे हुए हैं साथ में। नहीं, अब तो एक भी सीट नहीं आएगी। नहीं, 3 ही लोग बचे हुए, बाकी 7 छोड़ के चले गए। छोड़ के भी चले गए। ये इसलिए छोड़ करके गए, इसलिए जेजेपी आज खत्म होगी कि जेजेपी के लोगों ने प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैं आपके दरवाजे पे जा कर के, या मैं खुले मन से ये कहूँ कि हम भाजपा को जमुना पार कर देंगे, अगर मैं ये कहूँ आपके सामने कि हम किसी भी कीमत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और लोगों का वोट आप इमोशनल करके ले रहे हो, और जब समय आता है भाजपा को सत्ता से बाहर करने का, तब आप जाकर के उनकी गोद में बैठ जाते हो, तो फिर ये मान के चलो कि जिन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है वो लोग बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी चीज़ को। ये चौधरी देवीलाल की लेगेसी के नाम पे वोट लेकर के आए थे,
उन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया। जिस भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते थे, उसी के साथ 4.5 साल तक सत्ता में रह करके प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा। आपने जो है इंडियन नेशनल लोक दल ने बसपा के साथ अलायंस किया, जेजेपी ने जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी के साथ अलायंस किया। आज वो किसी से अलायंस कर ले, आज उनके आप ये मान के चलो 1% वोट भी उनको नहीं मिलेगा। जब गिनती होगी तब आप देख लेना, तब आप मुझे फ़ोन कर लेना, पूछ लेना कि आप क्या कह रहे थे। मैं जो लोगों की बात है वो बता रहा हूँ। मैं लगातार मतलब जब से हमारी पार्टी का बिखराव हुआ है तब से लेकर के अब तक लोगों के बीच में रहा हूँ। मैंने परिवर्तन यात्रा करी, मैं 4200 किलोमीटर पैदल चला, 2000 से ज़्यादा गांव कस्बे और शहर के लोगों में जा कर के मिला। मैं लगातार हर रोज़ दिन की हर रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें मैं 500, 700, 1000 लोगों से रोज़ मिलता हूँ। ये लोगों की भावनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब लोग किसी भी कीमत के ऊपर उनके पक्ष में वोट नहीं डालेंगे। वो जो हमारा वोट गया था वो वोट हमारा वापस हमारे साथ आ गया। और आप ये देखना, बहुजन समाज पार्टी और हमारा जो गठबंधन है जो 1 और 1 11 हुआ है, अब लोगों का विश्वास हमारे प्रति बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट हो गई है, बहुत बड़ी भगदड़ हो गई। कांग्रेस पर हम बाद में बात करने के लिए थे। उनका ये भी कहना है, जेजेपी का कहना है, बसपा के साथ अलायंस किया कि बसपा अब बहुत एक्टिव नहीं रहे, मायावती लोगों के बीच में नहीं जाती है। चंद्रशेखर बहुत एक्टिव हैं, नगीना में उन्होंने सबको हरा के चुनाव जीता, तो एक जाट और दलित को जो एक साधने की बात है वो ज़्यादा रहेंगे सक्सेस। अरे भाई, उनको किसी भी पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में उनको किसी भी पार्टी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए कि आप कहाँ खड़े हो। आपको कोई एक सीट कहीं नज़र आ रही है, आज तक आपने कहीं जा कर के लोगों के बीच में खड़े हुए हो। आप देखना, ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है। ये तो जो कह रहे हैं आज केवल एक अपनी फेस को जो है लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। अब लोगों ने फैसला कर लिया, लोगों ने मन बना लिया, इनको हर हालत में सत्ता से हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। ये केवल इस चुनाव में नहीं, हमेशा के लिए। ये दोबारा राजनीति में कभी भी जेजेपी की बात कर, हाँ, किसी भी जगह पे नहीं आ सकती। जेजेपी खत्म हो जाएगी। जेजेपी में सिर्फ 4 लोग रह जाएंगे, घर के 4 मेंबर। और मुझे ये डर है इस बात का कि उन 4 में भी बगावत हो सकती है, क्योंकि मेरे परिवार के मेंबर है। मुझे पता है, मैं उनकी नेचर को जानता हूँ और समझता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। जो अपने बाप की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, जो अपने दादा के साथ गद्दारी कर सकते हैं, उनका किसी से क्या सरोकार है। वो तो आप देखना, मेरी कही हुई बात पे आप खुद चल करके मुझे कहोगे कि आपने उस दिन हमें ये बात बताई थी। आज की तारीख नोट कर लेना, इनमें आपस में भी बगावत होगी। कहा यह भी जा रहा है कि हरियाणा में विपुल सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस बीजेपी साफ हो रहा है। हुड्डा कह रहा है कि कांग्रेस की लहर है, और ये भी कहता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे जी। आप हुड्डा जी से एक बात पूछो कि कांग्रेस को कौन हराएगा। हुड्डा ने ही हरियाणा प्रदेश के अंदर, अगर एनडीए में हमें पार्टनर बनाते, हमारा ये विरोध न करता, हमें पार्टनर बना लेते, ये विरोध न करता, तो 10 की 10 सीट जीतते कि नहीं जीतते? 10 की 10। आपने कहा था कि इंडिया अलायंस में आना चाहता। हाँ, नहीं, हमने ही इंडिया अलायंस की शुरुआत करी थी, बिल्कुल, और हमें ही उससे दरकिनार कर दिया, और हमारे साथ साथ नीतीश कुमार को भी हटा दिया। आज इसीलिए कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं आ पाई। अगर 20-30 सीटें और ऊपर नीचे हो जाती तो आज सत्ता बीजेपी की नहीं, आज कांग्रेस सत्ता में होती, आज इंडिया गठबंधन जो है वो सत्ता में होता। हमें मार रख करके हुड्डा ने कहीं अपनी जिद करके बीजेपी को मजबूत किया, 5 सीटें जिताई। अब भी भाजपा को ताकत अगर कहीं से मिलेगी तो हुड्डा की वजह से मिल रही है। आज भी अगर भाजपा जिंदा है तो हुड्डा की वजह से जिंदा है। हुड्डा ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-20, 30-30, 50-50 लोगों को कांग्रेस की टिकट दे रखी है। उनको ये कह रखा है कि आप मेरे गुणगान करो, आप पैसा खर्च करो, मेरी रैलियां कराओ, वो तो कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ है। भी मेरी रैलियों में आओ, सब काम करो आप, और मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा, मैं आपको टिकट दूंगा। अब जैसे टिकटों का बंटवारा होगा, जिस दिन लिस्ट लगेगी 2 दिन में, 3 दिन में,
उसी दिन आप देखना कितनी बड़ी बगावत जो है कांग्रेस में होगी। और ये बगावत कोई और नहीं करवा रहा, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही बगावत होगी, क्योंकि उसी ने ही बहुत ज़्यादा उम्मीदवार बनाए। उसने सबको कहा है कि मैं तेरे को टिकट दूंगा, तेरे को टिकट दूंगा। टिकट तो एक को मिलनी है भाई, टिकट सबको थोड़ी मिला करती है। तो जब एक को टिकट मिलेगी, जहाँ 60 उम्मीदवार है, एक को टिकट मिलेगी, मैं मान सकता हूँ कि 10 चलो उनके पक्ष में फिर खड़े रहेंगे, 50 तो भाग जाएंगे। जो जाएगा वो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। तो ये बीजेपी को कैसे सत्ता में रखा जाए, ये हुड्डा की एक प्लान है पूरी तरह से। वो उसको सत्ता में रखना चाहता है। आपको हुड्डा से जब बात करोगे, जब आप ये बात पूछोगे, तो आम चर्चा है तो हरियाणा में। आपके हिसाब से इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा में होने जाएंगे, महीने भर भी नहीं बचे हैं, किसकी सरकार बनेगी? क्यों, किसका दावा ज़्यादा मजबूत है? सरकार हम लोग बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन बनाएगा। हमारी 15 से 20 सीटें आएंगी, हर हालत में आएगी, कोई नहीं रोक सकता। जब हमारी इतनी सीटें आएंगी, ये दोनों पार्टियां जो है, कोई भी सत्ता के अंदर, मतलब ये नहीं है कि किसी को बहुमत लेकिन मिले। सरकार बनाने के तो 46 कम से कम चाहिए। हाँ, तभी तो कोई इनके पास बहुमत नहीं होगा। हम फैसला करेंगे, ये फैसला हम करेंगे, कोई और नहीं करेगा। दोनों का बहुमत नहीं आएगा। हमारी जो सीटें आएंगी, हम फैसला करेंगे कि सरकार कैसी बननी चाहिए। मतलब हम माने कि हरियाणा के जो अगले मुख्यमंत्री से मैं बात कर रहा हूँ अभी, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप प्रदेश में किसी भी आदमी से जाकर के पूछ सकते हो कि अगली सरकार किसकी बनेगी, वो खुल करके कहेगा कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री होगा। और ये लोग जो दावा कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस जो दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, भाई करते रहो, कौन रोकता है? ये तो 8 तारीख को पता लग जाएगा। दावा करने को तो कोई भी कर सकता है। दावा तो आप भी कर सकते हो, अपनी पार्टी बना करके कह सकते हो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। दावे की बात नहीं है। मैं तो धरातल की बात कर रहा हूँ आपके सामने कि धरातल पे क्या होने जा रहा है। आप सीनियर पत्रकार हो, आपको लेकिन हरियाणा प्रदेश की नहीं, देश की खबर है। आप स्वयं ये कह सकते हो खुल करके कि भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा रोल होगा। क्यों आपको लोग वोट देंगे? क्या आप जनता के सामने क्या बात रख रहे हैं जिस आधार पर बात करें? कांग्रेस के लोग भी समझबाग दिखाते हैं और भाजपा के लोग भी समझबाग दिखाते हैं, नारे देते हैं, वायदे करते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो वायदा पूरा नहीं करते, लोगों के सामने परेशानियां खड़ा करते हैं। चौधरी देवीलाल ने ही हमेशा जब कभी सत्ता में आए, उन्होंने जो वायदा किया उसको पूरा किया। उदाहरण के तौर पे एक चीज़ बताता हूँ आपको। 87 में चौधरी देवीलाल ने समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में किया। लाखों लोग आए थे उसमें, और उन लाखों लोगों के बीच में उन्होंने कहा था कि भाई मैं पेंशन करूंगा 100 रुपया। इस देश में पेंशन नहीं होती थी किसी को भी, सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी को मिलती थी। उन्होंने कहा था मैं 10,000 के कर्जे माफ़ करूंगा। उससे पहले कभी किसी का एक नया पैसा कर्जा माफ़ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत ना आए, उसके लिए एक स्कीम बढ़ाऊंगा। 5100 रुपये सरकार की तरफ से कन्यादान दूंगा खजाने से। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कहा कि चौधरी देवीलाल तो अनपढ़ आदमी है, मैं वकील हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ये सरकारी खजाने से पैसा इस तरह से नहीं दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल ने कहा मेरे पे विश्वास करो, मुझे मौका दो, मैं कानून बनाऊंगा। उन्होंने कानून बनाया और तीनों वायदों को पूरा किया। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बने, चौटाला साहब ने, तो आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं और प्रॉमिस करें कि हम पूरा करेंगे? हाँ बता रहा हूँ, वो भी बताऊंगा आपको जी। चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार के तहत जो सरकारी अधिकारी आम जनता को परेशान करते हैं, दफ्तर के बाहर खड़ा करते हैं, उनके घरों के सामने अधिकारियों को ले जाकर के खड़ा कर दिया, आम आदमी की समस्याओं का निदान कराया। और उसके साथ साथ ग्रामीण अंचल जो पिछड़ा हुआ था, उसके अंदर विकास के काम के लिए एक एक गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए, उस वक्त का करोड़ों रुपया जो बहुत मायना रखता था, वो उन्होंने खर्च किया था। और लोगों का विश्वास हमारी पार्टी के प्रति इसीलिए ज़्यादा है कि जो बात हम कहते हैं उसको पूरा करते हैं। अब हम सत्ता में जब आएंगे, मैंने खुल करके लोगों के सामने एक बात कही है कि हम पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, 35 साल पहले बनाई थी, आज वो जो पेंशन 35 साल पहले बनी थी, उस पेंशन को 100 रुपया था। आज कितनी महंगाई बढ़ गई उसके बाद, उस वक़्त का 100 रुपया 10,000 से ज़्यादा है आज के। हम उसको बढ़ाएंगे, 7500 रुपये महीना करके देंगे। उस वक़्त चौधरी देवीलाल ने जब ये पेंशन दी थी, तब पता है बजट क्या था? 8,000 करोड़ का।
केवल हरियाणा प्रदेश का, तब 100 रुपया दी थी। आज हरियाणा का बजट है 3.5 लाख करोड़ का, तो उसमें 7500 रुपया पेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह आज हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। हम हर घर से एक बच्चे को रोजगार, 2 लाख नौकरियां आज भी पद खाली पड़े हैं। उसके अलावा इस सरकार ने परमानेंट भर्ती करने की बजाय, पक्की नौकरी देने की बजाय कौशल रोजगार योजना के नाम से लोगों को ठगना शुरू कर दिया। उससे सबसे बड़ा नुकसान पता है किसका किया है इन्होंने? जिस बैकवर्ड का नारा देते हैं उस बैकवर्ड का सबसे बड़ा नुकसान किया। शेड्यूल कास्ट का जो है, जो रिजर्वेशन इन दोनों को मिलनी चाहिए थी, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया एक तरह से, और बाहर से ला करके लोग भर्ती कर दिए। हम पक्की नौकरी निकालेंगे, 2 लाख का जो पोस्टें वैकेंट पड़ी है उनको भरने का काम करेंगे, और जो लगे हुए बच्चे हैं जो लंबे समय से रोजगार नौकरी कर रहे हैं, जो पक्के नहीं हो रहे हैं, उनको पक्का करने का काम करेंगे। उसके अलावा जो बच्चा बेरोजगार रह जाएगा हम उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हुड्डा रोज कहता है कि हम उसको लागू कर देंगे। हुड्डा जी से पूछो कि ये पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम ख़त्म किसने करी थी? कांग्रेस के राज में ख़त्म हुई थी। एक और बड़ा मुद्दा हरियाणा में, अगली बात सुनो आप जी। ये कहते हैं, हैरानी की बात है, गरीब आदमी को बरगलाने के लिए आज वायदे किए जाते हैं। कांग्रेस ही कहते हैं 100 गज का प्लाट देंगे, पक्का मकान बना करके देंगे। 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, किसी ने रोका था? किसी ने रोका था क्या? हमने गांव में भी दिए लोगों को, और हमने शहरों के अंदर भी इस तरह के आवास बना करके दिए जिसमें गरीब आदमी का एक पैसा खर्च नहीं हुआ और गरीबों को पूरी सुविधाएं मिली। अब हमारी सरकार बनने के बाद हम 100 गज का प्लाट भी देंगे और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 2 पक्के मकान बना करके देंगे। रसोई की गैस का जो सिलेंडर है, सब लोगों ने इसमें समझ बाग दिखाई। कांग्रेस ने भी दिखाया, बीजेपी ने दिखाया, देश के प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं चूल्हे से मुक्ति दिला दूंगा महिलाओं को, और हर घर में गैस का कनेक्शन फ्री कर दूंगा। फ्री करने की बजाय गैस का सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया। आज हमारे राज्य में 250 रुपया था, हम उसको फ्री में देंगे, और 1100 रुपये हर महिला को उसके खाते में अलग से देंगे, ताकि उसकी रसोई का खर्चा उसको मांगना ना पड़े। ये सारी चीज़ें हम जो है सरकार बनने के बाद करेंगे। लोगों को हमारे ऊपर इस बात का विश्वास और भरोसा है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो वायदा करेगी उसको हर हालत में पूरा कर देगी। हम मुफ्त पानी देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य देंगे। लेकिन इससे ये तो 4 चीज़ें सबसे अहम होती है। लेकिन इससे तो सरकारी खजाने पर बहुत भार पड़ेगा। कोई भार नहीं पड़ता सरकारी खजाने को। ये जो लूट है आज सरकारी खजाने पे, हम इसको बंद कर देंगे। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, और हमारा जो बजट का पैसा है उसका सदुपयोग करेंगे, अच्छे से उसको खर्च करेंगे, लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का काम करें। इसीलिए अभय जी, आपके बारे में लोग कहते हैं, एक आपके जो कंस्टिट्यूंसी वहाँ लोग कहते हैं कि आपके बारे में कहते हैं कि आपका घर का नाम बिल्लो बिल्लो लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि भले ही आप जुबान के कैसेले हैं, कड़े बोलते हैं, लेकिन जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करते हैं आप हमेशा। मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करता, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज हर व्यक्ति ये कहता है कि अभय सिंह ने जो बात कही हमेशा उसको पूरा किया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने किसान आंदोलन जब चल रहा था और जब मैं उसका समर्थन कर रहा था, जब मैं किसान नेताओं के बीच में गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी देवीलाल होते तो आज कोई बड़ा फैसला करते हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ और ऐसा फैसला लूँगा जिससे आंदोलन को ताकत मिलेगी। मैंने पत्रकार साथियों को बुलाया और कहा कि 26 जनवरी तक या तो आंदोलन जो है बातें मान ली जाएगी, मोदी जी 26 तारीख को ये विड्रा कर लेंगे, तीनों जो कानून बनाए, नहीं विड्रा करेंगे तो मैं 27 को रिजाइन करूँगा और लगातार इस आंदोलन का हिस्सा बनकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊँगा। विधानसभा की सीट से इस्तीफा देना छोटा सा काम नहीं है। कोई भी मेंबर, कहने को तो उस वक्त बहुत सारे पार्टियों के लोग कहते थे कि हम आपके साथ हैं। आपने जब उन्होंने ये शर्त रख दी कि अगर आप हमारे साथ हो तो रिजाइन करके आओ, तो सब पीठ दिखा गए, कोई एक भी नहीं गया। अगर किसी ने अपना वायदा पूरा किया, किसी ने अपनी राजनीति दांव पे लगाई, तो शख्स का नाम अभय सिंह चौटाला था। उसने 27 तारीख को, मेरे आप देखो मजे की बात, 26 तारीख को एक और हुआ था वहाँ। आपने सुनो एक मिनट सुनो। 26 तारीख को जो हुआ उसके भी आपको पता है, हर टीवी चैनल पे चला था, सोशल मीडिया पे बहुत उसको आउट किया गया था। ये कहा गया था कि ये तिरंगा यात्रा जो आई है ट्रैक्टरों के साथ, इसमें खालिस्तानी आगे साथ में।
और उन्होंने लाल किले पे अपमानित कर दिया तिरंगे को, खालिस्तान का झंडा उससे ऊपर लगा दिया। मतलब लोगों में विवाद कर दिया था, ये लग रहा था लेकिन कि आंदोलन टूट जाएगा। सुनो, मेरे को 26 तारीख को भाजपा के, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के फ़ोन आए कि अब तेरे इस्तीफे से कुछ नहीं बनने वाला। मैंने उनको कहा, यार तुम अगर किसान हितैषी हो तो आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। आज इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अगर हम सब मिलकर के इस्तीफा देंगे तो आंदोलन मजबूत हो जाएगा, सरकार मजबूर हो जाएगी, हम इसकी शुरुआत करेंगे, हो सकता है पूरे देश के अंदर किसान का वोट लेने वाला इनके साथ खड़ा हो जाए। तो मैंने उनको ये समझाया, वो नहीं गए, मैंने जाके इस्तीफा दिया और मैं 27 तारीख को आकर के और उसके बाद लोगों ने फिर से दोबारा आपको चुन के भेजा। इसीलिए चुना कि मैं अपनी बात पे रहा। अगर मैं कहीं पीठ दिखा देता तो लोग सारी उम्र के लिए मुझे कहते कि तू चल, तेरे पे हमें कोई विश्वास भरोसा नहीं। आज किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर कोई इस बात का पक्का भरोसा नहीं कर सकता कि जो बात ये कहेगा उसको पूरी करेगा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का नाश इसी तरह तो कर रहा है कि हर एक को टिकट दे रहा है, देगा कैसे? मैंने किसी से टिकट का भी प्रॉमिस नहीं किया आज तक। मैंने कहा पार्टी के लिए काम करो, हम सर्वे करा लेंगे, सर्वे में जिसका नाम आएगा हम उसको टिकट देंगे। तो चलिए सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बहुत सर। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया बहुत सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।